बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण को वोटिंग जारी है और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं और बंगाल चुनाव के पहले चरण में जनता 1448 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी और पश्चिम बंगाल की जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी के एनडीए के बीच कड़क कांटे की टक्कर है और दोनों ही राज्यों के में सुबह से मतदान केंद्रों में बाहर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही है और महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और बंगाल में चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में से तनाव और बवाल की खबरें सामने आई और मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता और एयूजेपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई और सिलीगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अलग अलग झड़पों की खबरें सामने आई और कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर उनके पोलिंग एजेंट को हटा दिया गया और उन्होंने यह भी दावा किया कि इन पर हमला किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम से हमारी सहयोगी श्रेया जुड़ चुकी है। श्रेया, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से लगातार बंगाल में मतदान जारी है और इसी बीच एक तरह से घटनाएं आ रही हैं, बवाल की हुआ और मुर्शिदाबाद में जिस तरह से टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़े। जी क्या बोलते हैं गुलरेज, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस वक्त 5 बजे जो वोटिंग है वो पूरी तरीके से अब रुक चुकी है और अब 234 सीटों पर तमिलनाडु के 70% वोट जो हैं वो हुए हैं। ये अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है और बंगाल में 152 सीटों पर 78% के वोटों की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब क्योंकि 5 बजे जो वोटिंग है वो तो रुक चुकी है, लेकिन अब जितने लोग इस वक्त वोट केंद्र के अंदर जा चुके हैं उनकी वोटिंग अभी होती रहेंगी। तो हालांकि ये आंकड़ा जो है वो पूरी तरीके से अभी बढ़ता रहेगा। करीबन 7 बजे तक 7:30 बजे तक ये जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा और जैसा कि आपको पता है अभी सुबह बंगाल में पूरी तरीके से झड़प की खबरें निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, सिलीगुड़ी हो, इतनी सारी भड़काऊ जो बयान निकले उसके बाद जो लड़ाइयां हुई टीएमसी और बीजेपी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच वो देखने लायक था। तमिलनाडु में हालांकि देखिए तमिलनाडु में जो है बहुत शांति के साथ जो वोटिंग्स हैं वो हुई हैं, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिक दंगा जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। पर बंगाल में इसका ठीक विपरीत हुआ है 2021 से, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो फिर जो दंगे हैं वो कम हुए हैं, लेकिन इस बार भी हुए हैं। देखिए ममता दीदी इस बात को लेकर बहुत बदनाम रही हैं कि जब भी बंगाल में चुनाव होते हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि वहां पर दंगे ना हो, टीएमसी के लोग जो हैं वो दंगे ना करें और इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग दबे पैर इस दंगों में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात गुलरेज में अगर आपको बताऊं जो निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा के जो नेता हैं एक शुभेंदु सरकार, उनके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की गई है। उसकी तमाम वीडियोस जो है हर न्यूज टीवी चैनल्स पर आप देख सकते हैं। उनके साथ जो बदतमीजी की गई है, उनको टीएमसी के लोगों ने मारा है, जनता ने बाकायदा पकड़कर उनको मारा है। सबसे बड़ा सियासी मुद्दा इस वक्त ये बना हुआ है, हुमायूं कबीर के साथ भी वोटिंग केंद्र के बाहर जो है वो बदतमीजी करने की कोशिश की गई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने दोनों ही नेताओं को सुरक्षित निकाला है, लेकिन इस स्थिति में बीजेपी के नेताओं के साथ ये सब हुआ है और हुमायूं कबीर के साथ भी ये सब हुआ है। कहा जा रहा है कि जनता ने जो है वो हुमायूं कबीर के ऊपर जो दलालें सामने निकल कर आ रही थी, ये दलीलें कि उन्होंने पैसा लिया है बीजेपी से ममता बनर्जी के वोटों को काटने के लिए, खासकर मुस्लिम वोट, तो ये सारी चीजें अभी तक निकल कर सामने आ रही हैं। अब बंगाल चुनाव ज्यादा हाईलाइट हो गया है अपने फर्स्ट फेज में, लेकिन तमिलनाडु में सब कुछ बहुत शांति से हुआ, ये अभी तक की खबर निकल कर सामने आ रही है। तो श्रेया, जो आपने आंकड़े बताए कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, तो वो 5 बजे तक की तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, वो आपने किस वक्त की बताई, पहली बात। और दूसरी ये कि जिस तरह से शुभेंदु सरकार पर जो हमला किया गया, क्या वो हमला आम जनता का था या किसी पार्टी विशेष का?
देखिए, खबर तो ये निकल के सामने आ रही है कि आम जनता जो है उसके तरफ से किसी भी नेता के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का कोई प्रहार या फिर जो वार है वो नहीं किया गया है। खबर तो ये निकल के आ रही है कि टीएमसी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, उन्होंने जो है ये झड़प शुरुआत की और उसके बाद हुमायूं कबीर को वहां से बहुत ही जल्दीबाजी में निकाला गया है। अभी तक हमें जो जानकारी मिली है वो यही है। आपने बताया जैसे शुभेंदु सरकार पर जो हमला हुआ वो आम जनता ने किया, ना कि हुमायूं कबीर पर। हुमायूं कबीर एक अलग व्यक्ति हैं और हुमायूं कबीर एक अलग हैं और बीजेपी के जो नेता हैं शुभेंदु सरकार वो अलग है। उन्हें जिस तरह से रौंदा गया और कल सुथरी का एक बम फेंका गया हुमायूं कबीर पर, वो अलग है। तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता शुभेंदु सरकार की। शुभेंदु सरकार को किसने मारा? शुभेंदु सरकार के ऊपर ऐसा देखा गया है कि वहां उनके आसपास शायद आम जनता थी, उनके तरफ से भी वार किया गया है। उसमें कई औरतें भी दिखाई दी हैं। अब इस बात की पूरी तरीके से गुलरेज पुष्टि नहीं हुई है अभी कि उसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ और भी लोग शामिल थे कि नहीं की, लेकिन हाँ ये बात जरूर निकल के सामने आ रही है कि जनता की तरफ से भी वार किया गया है। अब ये जनता, अब ये देखिए अब क्या है, देखिए चुनाव के खेल में जो है ना आरोप प्रत्यारोप गुलरेज जो है वो चलता रहता है। अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि जो बीजेपी के नेताओं ने किया है जनता के साथ, तो जनता अपना गुस्सा जो है वो निकाल रही है, ये टीएमसी के लोग कहते आ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि वो सारे टीएमसी के गुंडे थे। लेकिन अब ये चीजें कितनी सत्य हैं, अब इस पर कार्रवाई बैठेगी और आगे चीजें निकलकर सामने आएंगी। पर अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि जनता की तरफ से भी कुछ जो वार है वो किए गए हैं शुभेंदु सरकार के ऊपर। अच्छा, जो परसेंटेज आपने बताई पश्चिम बंगाल में जो 78% जो मतदान हो चुका है अब तक, तो वो किस वक्त थी? 3-3:30 बजे के आसपास का ये आंकड़ा है गुलरेज, और अभी तक जो कोई आंकड़ा है वो साफ नहीं हुआ है। हालांकि अभी कुछ समय में मुझे लगता है नया आंकड़ा वापस से रिफ्रेश होके आएगा तो पता चलेगा अभी और कितनी वोटिंग हुई है। लेकिन गुलरेज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ा ये मुद्दा जो निकल कर सामने आया था कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी का मुस्लिम वोट जो है वो काटा गया है बहुत ज्यादा। हुमायूं कबीर जो अलग हुए उसके वजह से, बीजेपी के आने की वजह से, एआईएमआईएम के वजह के आने की वजह से, लेकिन ये दर्ज किया गया है कि मुस्लिम जो आबादी थी वो बहुत ही ज्यादा तादाद में वोटिंग करने के लिए निकली है। और आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने कुछ विशेषज्ञों के पढ़े आर्टिकल्स, वो भी ये निकल के सामने कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन सारे विवादों के बावजूद भी ममता दीदी वापस से बंगाल में आ जाए। लेकिन बीजेपी के कोई नेता ये मानने के लिए तैयार है नहीं। तो अब आने वाला समय बताएगा। अभी तो ये पहले फेज की वोटिंग है और बंगाल चुनाव पूरी तरीके से हाईलाइट हो गया है। और यहीं पे अगर मैं सीधे आपको तमिलनाडु में लेके जाऊं तो वहां पे सब कुछ बहुत शांति से हुआ है। लेकिन अब क्योंकि पहली बार विजय जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं जैसा कि आपको पता है, तो उनके भी जीतने के आसार कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि तमिलनाडु में क्या किस तरीके के समीकरण बनते हैं गुलरेज। अच्छा, जो आपने बताया 78%, ये अगर 3 बजे का आंकड़ा है तो ये बहुत ही शानदार आंकड़ा है और 5 बजे तक बहुत अच्छी प्रतिशत में वोट पड़े। 78 बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है ये वोटिंग का अगर बात करें। अच्छा, अगर बात करें जिस तरह से ये घटनाएं हुई सुबह से, जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई, मुर्शिदाबाद की अलग निकल के आई, हुमायूं कबीर के साथ जो मारपीट हुई वो अलग, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ किसे होने वाला है? गुलरेज देखिए, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार क्या है, जो बंगाल में जब वोटिंग होती है तो पूरे तरीके से ममता दीदी की पार्टी यानी टीएमसी को घेरे में लिया जाता है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर बताऊं कि टीएमसी की तरफ से वार किया गया है, सामने बीजेपी और एआईएम के नेता, कुछ वहां की क्या बोलते हैं पार्टियां और भी इन्वॉल्व थी इसमें, लेकिन वो सामने उभर के आए नहीं पाई हैं। टीएमसी ही हाईलाइट हुई है इस पूरे उसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा शायद इसको बीजेपी को इसका हो सकता है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें जिस तरह की बयानबाजी हुई है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी वहां पर, और जो बाद बाकी बची हुई सीटें हैं पहले दूसरे चरण के जो मतदान होना उसके लिए, तो प्रधानमंत्री का ये बयान कि झलमुड़ी मैंने खाई और टीएमसी को मिर्ची लगी, ये कितना शोभनीय आप मानते हैं? क्योंकि एक प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा होती है। देखिए हालांकि जिस तरह की कैंपेनिंग है वो ठीक है, पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ना कि किसी पार्टी के और ना किसी व्यक्ति विशेष और ना किसी एक सोच और विचारधारा की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो अगर पार्टी का प्रचार करते हैं वो ठीक है, मगर जिस तरह की उनकी बयानबाजी, उनका झलमुड़ी मैंने खाई और मिर्ची बीजेपी को लगी।
गुलरेज, देखिए ये नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है वो बहुत ही इस वक्त सुर्खियों में है। मुझे ऐसा लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी नरेंद्र मोदी, जो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, भारत के फर्स्ट पर्सन हैं वो, मुझे नहीं लगता कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी नेता को इस तरीके के बयान देने चाहिए। पर क्योंकि अभी चुनावी रैलियां चल रही हैं, दोनों पार्टियां अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ममता दीदी ने भी काफी आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाए हैं और मोदी जी भी ये तमाम बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही खड़गे जी ने भी तमाम आतंकियों वाले बयान दिए थे, जिसको लेकर भी वो सफाई देते हुए भी नजर आए। तो ये सारे मुद्दे घुले मिले दिख रहे हैं, पर एक तरीके से अगर संपूर्ण रूप से अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इन बयानों का असर अब चुनावी रण पर कितना पड़ता है वो देखने वाली बात होगी गुलरेज। अच्छा श्रेया, अगर हम बात करें जो 152 सीटों पर मतदान हुए, तो यहाँ पर मौजूदा वक्त में टीएमसी के कितने विधायक, कितनी सीटें हैं? गुलरेज, मुझे लगता है कि जो समीकरण इस वक्त बने हुए हैं टीएमसी और बीजेपी को लेकर, जिस तरीके से ममता दीदी की पार्टी टीएमसी का पूरे बंगाल के ऊपर वर्चस्व रहा है इतने सालों से, उसको खोने का डर ममता दीदी को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बहुत सारे विधायक जो हैं, सवाल ये था कि 2021 में जब चुनाव हुए तब यहाँ पर 152 सीटों में टीएमसी की कितनी सीटें निकल के आई और बीजेपी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की? हाँ जी गुलरेज, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से टीएमसी के जो नेता हैं और टीएमसी के जो विधायकों की गिनती है बीजेपी के सामने, वो हमेशा से बंगाल में जो है वो ज्यादा रही है। और बीजेपी की जो वहां पर क्या बोलते हैं काउंटिंग रही है विधायकों के एमएलए के लेके, वो हमेशा से कम रही है। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से अपने विधायकों की संख्या इस चुनाव में जीत कर बढ़ाना चाह रही है सीधे सीधे गुलरेज। अच्छा, जिस तरह से एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन किया था हुमायूं कबीर की पार्टी का, हुमायूं कबीर की पार्टी, और हुमायूं कबीर का जो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से उनमें बात की गई करोड़ों रुपए की, और ये कहा गया कि ये पैसा जो है बीजेपी की तरफ से लिया गया, तो कहीं ना कहीं अपना दामन बचाते हुए और असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट अलग उतार। अब बात यह है कि 152 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कितनी कैंडिडेट इसमें उतरे हैं और बीजेपी ने क्या सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे? अब अगर बात करें मुर्शिदाबाद के से जो उम्मीदवार हैं हुमायूं कबीर की पार्टी के कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि साफ तौर पर अगर जितना अच्छा प्रदर्शन हुमायूं कबीर की पार्टी कर लेगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर लेगी, तो साफ तौर पर इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। देखिए गुलरेज, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर मुस्लिम समुदायों का जो वोट है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है, काफ़ी अच्छा समीकरण है उसका। लेकिन हुमायूं कबीर वाला ये जो एंगल बंगाल की राजनीति में आया है, उसको लेकर मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी से हुमायूं कबीर निकले हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उसके बाद बाबरी मस्जिद वाला जो एंगल निकल के आता है, बहुत सारा मुस्लिम समुदाय का वोट हुमायूं कबीर के झोली में जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद AIMIM ने जिस तरीके से हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया, फिर बीजेपी के साथ रिश्वत लेने वाली जो बात आई, उसको जो फिर AIMIM ने तोड़ा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय की सद्भावना जो है वो होगी हुमायूं कबीर के साथ। मुझे ये निकल कर सामने आ रही है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के समय से इतना बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, बहुत सारी भावनाएं मुस्लिम समुदाय के लोगों की इससे जुड़ी हुई हैं, तो सीधे तौर पे हुमायूं कबीर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी के साथ बीजेपी के सामने ममता दीदी के वोट भी काटते हुए नजर आएंगे हुमायूं कबीर, मुझे ऐसा लगता है, जो जमीनी स्तर की चीजें निकल कर सामने आई हैं। बल्कि तमिलनाडु में इन सब चीजों का समीकरण जो है वो बहुत सादा नजर आता है गुलरेज, अगर मैं तमिलनाडु की बात बिल्कुल करें तो। अगर बात करें महिला आरक्षण बिल की, महिला आरक्षण बिल ऐसे वक्त में आया जिस वक्त वोटिंग है, और खास तौर पर यही जहन में डालकर ये विशेष सत्र बुलाया गया, उसे पारित करने की कोशिश की और वोट डलवाए ताकि ये पूरी तरह से चुनाव साधा जाए। तो इसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? जो जिस तरह से पटल पर वो खारिज हो गया और वो पास नहीं हो पाया, तो ये चुनाव में उसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? जी देखिए गुलरेज, जिस तरीके से महिला अधिनियम बिल और डिलिमिटेशन बिल जो है वो जिस तरीके से संसद में गिरा है, उसके बाद बीजेपी ने जो राजनीति की है उसकी बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए बीजेपी ने जो विपक्ष की भूमिका बांधी है इसमें कि कोई भी विपक्षी पार्टी महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल के हित में नहीं था, वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से
बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों की भूमिका इस पूरे चुनावी रण में बांधी है, उसमें बंगाल चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को भी होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उस डिलिमिटेशन बिल के गिरने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने हर अपनी रैली में इसको लेकर हाईलाइट किया, बयाने दिए हैं, तो वो लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से रहा है। और इन सब चीजों के बीच में, इस चुनावी रण के बीच में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 8:30 बजे संबोधन किया था देश का, आपको याद होगा गुलरेज, जिस तरीके से वो भावुक हो गए थे कि मैं हार गया हूं लेकिन फिर भी मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सिंपत्ति के तौर पे बीजेपी को इस्तेमाल आएंगी गुलरेज, मुझे ये लगता है, अगर आपको मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल, 28 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होने और 28 अप्रैल को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं के साथ संबोधन है, जिसमें कि 50,000 महिलाएं शामिल होंगी। साफ तौर पर उनसे ये बात की जाएगी, जो महिला आरक्षण बिल था उस पर हम पूरी तरह से डटे हुए हैं, विपक्ष की पूरी कोशिश है कि उसे किसी तरह से पास न किया जाए, और उनकी वो कोशिश कामयाब भी हो गई। तो विपक्ष की जिस तरह की छवि बनी, उसका नैरेटिव जैसे सेट करने की कोशिश की गई, तो क्या लगता है अगले जो सेकंड जो चरण का चुनाव है 28 अप्रैल में इधर मतदान हो रहे होंगे और दूसरी तरफ वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को संबोधन कर रहे होंगे, क्या लगता है इस वक्त महिलाओं के जहन में ये एक तरह से इनकलकेट किया जा सकता है कि हाँ, जिस तरह से महिलाओं को विपक्ष ने एक तरह से महिलाओं के हक की बात नहीं की है? देखिए गुलरेज, आपको भी पता है कि सारी चुनावी पार्टियां जो हैं चुनाव के समय अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी रहती हैं, लेकिन अब ये देखिए, ये जो है ये पुल जरूर बांधे गए हैं, पुलिंदे जरूर बांधे गए हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया है, डिलिमिटेशन बिल गिर गया है, उसको लेकर बीजेपी भी राजनीति कर रही है। बात ये हो जाती है यहाँ पर कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से बांध संभाला जाएगा, यानी कि तीर जो है उत्तर प्रदेश से चलाया जाएगा, मतदान हो रहे होंगे पश्चिम बंगाल में, और महिला आरक्षण को लेकर 50,000 महिलाओं से सीधे तौर पर संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो बाण वहां से चला जाएगा, तीर वहां से चलाया जाएगा और निशाना साधने की कोशिश की बंगाल। बस यही मैं कहना चाह रही थी कि ये जो पूरे एक्चुअली सिर्फ बंगाल और तमिलनाडु की बात नहीं है गुलरेज, ये पूरे देश के अंदर ये तीर चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब नतीजे 4 मई को आएंगे ना बंगाल और तमिलनाडु के, तो ये चीजें निकलकर साफ तौर पर सामने आएंगी कि जो भी चीजें इनकलकेट करना चाह रही थी बीजेपी लोगों के अंदर, या फिर विपक्ष जो अपना पक्ष रखी है देश के सामने, वो कितनी साबित होती है, किसकी झोली में वोट गिरते हैं, कौन जीतता है। अब रिजल्ट जो वो बहुत अच्छे से साफ साफ बताएगा कि लोगों ने किसकी बातों को सही समझा है। अच्छा, अगर बात करें इसकी 4 मई के परिणाम की, तो जिस तरह से महिला आरक्षण हो, फिर दूसरे नंबर पर जिस तरह से हिंसा नहीं उसका मामला हो, और SIR का मुद्दा हो, जिस तरह से SIR को लेकर ममता बनर्जी हमेशा ये कहती चली आई मुस्लिम वोट बैंक जो है उसे काटा गया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ममता का है। ममता ने ये सोच लिया कि मुस्लिम जो है वो मेरे ही है और किसी के है नहीं, हालांकि हकीकत कुछ और है। हाँ। मुस्लिम बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में भी है, बसपा में भी है, शिवसेना, अलग अलग सब पार्टियों में जाते हैं उस पर। मगर SIR को लेकर जिस तरह से ये कहा गया कि ममता के द्वारा कि SIR के माध्यम से मुस्लिम वोट काटे गए जो कि हमारे वोट बैंक। देखिए गुलरेज, इस चीज से तो पूरी जनता और आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हम बहुत समय से SIR की पूरी प्रक्रिया को कवर करते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके से SIR के ऊपर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, बंगाल, तमिलनाडु और हर प्रदेश में जिस तरीके से बयान और आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तमाम इल्जाम लगे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जिस तरीके से सियासी रण के बीच SIR जो है वो बिखरा था, उसको लेकर आप जानते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही थी कि SIR के मतलब पीछे से जो बीजेपी है वो अपने चुनावी जीत को साध रही है, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी। तो इसी चीज को लेकर, SIR को लेकर जो बंगाल में काफी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिनकी वोटें हैं वो कटे हैं। तो देखिए, ममता दीदी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात को लेकर डरी जरूर है कि SIR को लेकर जो भी वोट कटे हैं बंगाल के अंदर, वो उनके कहीं नतीजे पे असर न डाल दे। इस वजह से वो काफी ठीक डरी नजर आई हैं, वो भी नजर आई हैं। जिस तरीके से बीजेपी ये डरी हुई है कि कहीं वापस से ममता दीदी सियासत में आ ना जाएं, जीत ना जाएं, उसी तरीके से ममता दीदी के अंदर भी कहीं ना कहीं SIR की वजह से डर दिखा है। क्योंकि एक तो हुमायूं कबीर की वजह से मुस्लिम वोट कटे, फिर SIR की वजह से मुस्लिम वोट कटे, और ममता दीदी के वैंग वोट का बहुत बड़ा हिस्सा है मुस्लिम वोट। गुलरेज, अच्छा, बात करें जिस तरह से हिंसा हुई, तो हिंसा का मेन मुद्दा क्या था, किस वजह से ये हिंसा हुई?
देखिए गुलरेज, मुझे जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है सुबह से जो हम कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से, ये जो एसआईआर का मुद्दे की बात कही आपने, एसआईआर को लेके भी बहुत सारे जगहों पे सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो भड़के हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि अगर आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट ना दें, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, उसको और प्यूरिफाई किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, और जिनके नाम है वो वोट दें। लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं थे वो लोग भड़के हैं, उन्होंने सांप्रदायिक दंगे किया, फिर उसी के साथ अलग अलग जगह पे मुर्शिदा और सिलीगुड़ी वाले जगहों पर वहां पर लोगों ने टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे में झड़प कर ली। तो ये अलग अलग जगहों से बंगाल के अलग अलग जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पर एसआईआर और साथ में एक दूसरे की पार्टी के प्रति जो नफरत फैल रखी है, ये मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं झड़प के आज वोटिंग डे के पास में। बिल्कुल श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।